नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है और मैं एक इनकम टैक्स कंसल्टेंट हूँ। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपको 12 AB में अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स है, उसके लिए क्या स्टेप्स लगेंगे, उसके लिए कोई फ़ीस है क्या गवर्नमेंट की, उसके लिए कोई टाइम लिमिट्स है तो कितना है। ये सारा प्रोसीजर हम स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो में देखेंगे। आज के हम वीडियो में देखेंगे कि आपको अगर 12 AB में अगर अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो 99% आपका काम हो गया, आपको रजिस्ट्रेशन मिलने के चांसेस है। 1% तो चांसेस तो इधर उधर रिस्क तो लेना ही पड़ता है। ओके, तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स मुझे अब ये आपको बताऊंगा, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो 12 AB का रजिस्ट्रेशन आप खुद कर सकते हैं। आपको किसी CA, किसी कंसल्टेंट, किसी लॉयर को हायर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये प्रोसेस, ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन आप खुद करेंगे। और जो भी आप कंसल्टेंट को पैसे देने वाले हैं 20,000 30,000, जो भी मार्केट में फ़ीस चल रही है वो फ़ीस आप बचा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगी। ओके, और एक बात बता दूं आपको कि जिन भी लोगों का पहले 12A में रजिस्ट्रेशन किया है उन लोगों ने, उनको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। ओके, उसके लिए 3 मंथ्स की ड्यू डेट है। तो आपके अगर कोई फ्रेंड सर्कल में है जिनका 12A का रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी, तो उनको बताइए आप कि वो उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करा ले। ओके, तो चलिए आज हमारे टॉपिक पे बढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। आपको अगर 12AB में अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। पहला तो लगता है डिक्लेरेशन लगता है। पहला क्या लगता है? डिक्लेरेशन लगता है कि आपका जो भी प्रॉफिट, जो भी इनकम अराइज होगा, वो आप जो भी आपके मेंबर्स हैं, स्पेसिफिक मेंबर्स हैं, ट्रस्टी हैं, उनके ऊपर आप खर्चा नहीं करेंगे। इसके लिए एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। उसके लिए एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे मेल कीजिए, कॉल कीजिए, लेकिन उसकी थोड़ी मिनिमम फीस लगेगी, लेकिन आपको दे दूंगा मैं। बाद में है नोट स्पेसिफाइंग द मेन एरिया ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज़। यानी आपकी ट्रस्ट NGO जिस भी फील्ड में काम करती है, चाहे पॉवर्टी है, चाहे एजुकेशन है, एनवायरमेंटल, जो भी मतलब जिस भी फील्ड में आपकी NGO काम करती है, उसके लिए एक नोट लिखिए आप कि आपने अब तक क्या क्या काम किया है और फ्यूचर में 2 साल में, 3 साल में आप क्या करने वाले हैं, आपका प्रोजेक्शन प्लान क्या है। उसके लिए एक रफ वर्क बना के, एक प्रेजेंट करके आप अटैच करके सबमिट कर सकते हैं। ओके, तीसरा डॉक्यूमेंट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपकी NGO का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस भी जगह पे है, वहाँ का NOC लगेगा उस ओनर का। वो ऑफिस किसके नाम पे है उसका NOC लगेगा, और ओनरशिप प्रूफ भी लगेगा। ओके, बाकी चौथा डॉक्यूमेंट है पिछले 3 सालों की ऑडिट रिपोर्ट लगेंगे। पिछले 3 सालों के, अगर मानो आपकी कम NGO नहीं है, 1 साल 2 साल पुरानी है, तो 1-2 साल के अपलोड कीजिए आप। अगर नहीं हुआ तो फिर अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नया नया NGO है, इसलिए आपका ऑडिट रिपोर्ट अभी तक बनाया नहीं है। ओके, उसके बाद आता है ट्रस्ट डीड और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड लगेगी, अगर सोसाइटी है या फिर अदर कोई एक्ट में रजिस्टर्ड है तो उसका जो MOA है, बायलॉज है, उसकी कॉपी लगेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाइड कॉपीज़ लगेंगे। ओके, बाकी छठा डॉक्यूमेंट है एनुअल रिपोर्ट। आप जो एनुअल रिपोर्ट बनाते हो हर साल कि आपने जो भी एक्टिविटीज़ की है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसका जो एनुअल रिपोर्ट बनाते हो उसकी कॉपीज़ लगेगी पिछले 3 सालों की। एनुअल रिपोर्ट बताता है कि आपका परफॉर्मेंस क्या है और आपने क्या क्या काम किया है, डोनेशन कहाँ से आया और कैसा खर्चा किया। जो आप ब्रीफ एक्टिविटी बताते हो उसके बारे में रहता है ये। ओके, और देखिए उसके साथ साथ ही जो 7वां डॉक्यूमेंट है ना, 7वां, वो डोनेशंस के डिटेल हैं कि आपको डोनेशन कहाँ से मिला, किस पर्सन ने दिया, उसका डेट लगेगा, उसका पैन नंबर लगेगा, उसका नाम लगेगा, उसके कुछ डोनेशन के डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। ओके, किस तारीख को दिया, किस मोड में दिया, या कैश से दी या चेक से दिया आपको डोनेशन, और उस डोनेशन का आपका क्या, आपने क्या काम किया, किस फील्ड में आपने वो पैसा खर्च किया, एक्सपेंडिचर वाइज, एक्टिविटी वाइज, उसके भी डिटेल्स आपको लगेंगे। वो फॉर्मेट चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ, आप मुझे कॉल कीजिए या फिर मेल कीजिए, उसके मिनिमम चार्जेस लगेंगे ही। फ्री की उम्मीद आप मत कीजिए, किसी से भी मत कीजिए आप। बाकी 8वां डॉक्यूमेंट है अंडरटेकिंग। पहला जो देखे थे हमने वो डिक्लेरेशन था, ये अंडरटेकिंग है। ओके, अंडरटेकिंग का भी एक फॉर्मेट रहता है, मैं आपको दे दूंगा ये। बाकी 9 नंबर का डॉक्यूमेंट है। देखिए, आपको 3 क्लॉजेस आपके MOA में या फिर ट्रस्ट डीड में देखना है। अगर नहीं है तो इंक्लूड करना है, अगर है तो फिर इग्नोर कर दीजिए आप। इर्रिवोकेबिलिटी क्लॉज, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ असेट
ट्रस्ट को या फिर सोसाइटी को हम दे देते हैं, तो जो भी एसेट दे देते हैं ना, फिर वो रिवोक नहीं कर सकते। इसलिए वो क्लॉज आपके ट्रस्ट में या फिर बायलॉज में, मेमोरेंडम ऑफ सेशन में एक क्लॉज इंक्लूड कर दीजिए अगर नहीं है तो। ओके। दूसरा है बेनिफिशियरीज आर अ सेक्शन ऑफ द पब्लिक, जनरल पब्लिक, यानी ट्रस्ट जो भी एक्टिविटी करेगी, जो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करेगी वो पब्लिक के लिए करेगी, ना कि स्पेसिफिक मेंबर्स के लिए या फिर स्पेसिफिक जो भी उनके ट्रस्टीज़ है उनके रिलेटिव के लिए। तो ये क्लॉज जो रहता है वैसे तो 99% रहता ही है, हर एमओए में तो रहता ही है, ट्रस्ट डीड में एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्राइवेट ट्रस्ट है तो वहाँ पे ये क्लॉज हो सकता है। ओके। ये क्लॉजेस हमें चाहिए कि क्या चाहिए कि बेनिफिशियरीज आर अ सेक्शन ऑफ पब्लिक एट लार्ज। ओके। बाद में उसके अंदर तीसरा एक है, इसी में ही एक क्लॉजेस दो देखे हमने, एक इरिवोकेबिलिटी क्लॉज और दूसरा बेनिफिशियरीज आर द सेक्शन ऑफ द जनरल पब्लिक। ये क्लॉज होने चाहिए। तीसरा क्लॉज है कि फंड्स और प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट विल बी यूज्ड ओनली फॉर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रस्ट और सोसाइटी। यानी ट्रस्ट की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी चाहे मूवेबल हो चाहे फिर इमूवेबल हो, वो सिर्फ चैरिटेबल पर्पस के लिए ही यूज़ होगी, ना किसी जो भी ट्रस्टीज़ हैं उनके मेंबर के या फिर रिलेटिव के लिए ये यूज़ में नहीं आना चाहिए। तो वो क्लॉज उसके लिए उसके अंदर मेंशन किया हुआ है चाहिए कि जो भी एसेट है, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, वो सिर्फ ट्रस्ट के चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए ही काम में आएगी। ओके। 10वां डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट लगेंगे आपके, पिछले 3 सालों के बैंक स्टेटमेंट लगेंगे। ये बैंक स्टेटमेंट इसलिए लगता है कि आपको जो भी डोनेशन मिला है वो देखना चाहती है, इनकम टैक्स के जो भी ऑफिसर है वो देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका डोनेशन बैंक में रिफ्लेक्ट करता है या नहीं। क्योंकि आप मतलब उससे पता चलता है कि आप मैक्सिमम डोनेशन कहाँ से लेते हैं, मतलब कैश से लेते हैं या फिर ऑनलाइन या फिर चेक के माध्यम से लेते हैं। अगर कैश से लेते हैं तो बाद में वो डिपॉजिट करते हैं कि नहीं आपके अकाउंट में, वो इसके ज़रिए देखना चाहते हैं। ओके। 11 डॉक्यूमेंट है कॉपीज़ ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आप रिटर्न भरते हैं हर साल तो पिछले 3 सालों के एनुअल रिटर्न की कॉपीज़ लगेगी, इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपीज़ लगेगी, कंप्यूटेशन आइटर भी, अगर कुछ बैलेंस शीट बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो भी अटैच करने पड़ेंगे। 12 नंबर का डॉक्यूमेंट है रिवाइज डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एक्टिविटीज़ क्लेम्ड टू बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में आपने जो भी डोनेशन आया आपका, उसका आप जो डोनेशन आया उसको आपने कहाँ पे खर्चा किया, किस एक्टिविटीज़ पे खर्चा किया, वो एक्टिविटीज़ आपको मेंशन करनी है यहाँ पे। ओके। एक फॉर्मेट, जैसे आपको मैं एक फॉर्मेट दे देता हूँ, चाहे तो मैं एक काम कर देता हूँ, ये सारे फॉर्मेट्स ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके ले लीजिए। ओके। तो यहाँ पे क्या देना है आपको, पिछले 3 सालों में आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया है एक्टिविटी वाइज या फिर ऑब्जेक्ट वाइज, वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे। थर्ड डॉक्यूमेंट है, अभी देखिए ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये तो हमें अपलोड करने पड़ते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने पड़ते हैं। अपलोड करने के बाद ना वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपने क्या करना पड़ेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव ऐड करना पड़ता है यहाँ पे। ये क्लॉज मत भूलिए आप, वहाँ पे जब आप इनकम टैक्स में जब सबमिट करेंगे ना, वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अगर इनकम टैक्स अगर डिपार्टमेंट को अगर कभी जाना पड़ेगा आपको, अगर वहाँ से कभी नोटिस आता है और ये इन्फॉर्मेशन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे डिमांड करते हैं, और कभी आपको अगर फिजिकली वहाँ पे जाना पड़ेगा तो आपको कोई तो किसी को तो भेजना पड़ेगा, चाहे तो आप सेल्फ जा सकते हैं खुद, या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, जैसे कोई सीए है, कोई लॉयर है, कोई कंसल्टेंट है, या फिर किसी आपके ही ऑफिस का या फिर एनजीओ का मेंबर है, तो वहाँ तो जाएगा, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा एज ए रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, तो आप वीडियो देखिए, तो आप वो वहाँ पे ऐड करके आपको देना पड़ेगा। 12 AB रजिस्ट्रेशन के लिए भी और 80J के लिए भी, दोनों को अलग अलग भी आप रिप्रेजेंटेटिव ऐड कर सकते हैं, या फिर एक ही आदमी को दोनों जगह पे ऐड कर सकते हैं। ओके। तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भेजी थी, अगर ये एक्यूरेटली आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आपके पास 12 AB का रजिस्ट्रेशन मिलने के 99% चांसेस है, 1% इधर उधर हो सकता है। और फिर भी अगर इन डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको कोई भी दिक्कत, कहीं भी परेशानी आती है, कहीं भी कन्फ्यूजन होता है आपको, तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं, लेकिन कंसल्टेशन पेड होगी, फ्री नहीं होगी। अगर आप फ्री की उम्मीद करते हैं तो यूट्यूब पे वीडियो देखिए, या फिर गूगल पे सर्च कीजिए, या फिर किसी आपके लोकल से कंसल्टेंट कर सकते हैं। अगर पैसा पेड करना चाहते हैं, फ्री में कंसल्टेशन नहीं लेना चाहते, तो कॉल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन आता है कि इसके लिए टाइम लिमिट कितना लगता है। तो देखिए, प्रोविजन के अनुसार आपको 3 मंथ्स का टाइम, मुझे तो लगता है कि डिपार्टमेंट 3 मंथ्स लेगा। अगर आपकी एनजीओ नहीं है तो आपको कुछ भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं करेगा, आपको एक
प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा जो 3 साल के लिए वैलिड होगा। और जैसे ही आप एक्टिविटी चालू करते हैं तो आप डिपार्टमेंट को बताइए कि आपने एक्टिविटी चालू कर दी है, तो फिर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड कर सकते हैं और फिर एक फाइनल सर्टिफिकेट आपको दे देंगे जो 5 साल के लिए वैलिड होगा। ओके फ्रेंड्स, आपको फिर से बताता हूँ, जैसे ही आपका फॉर्म अगर एक्सेप्ट होता है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा 3 साल के लिए। ओके, और जैसे मतलब जो एनजीओ नहीं है जिसने अभी तक एक्टिविटी चालू नहीं की है, अगर एक्टिविटी चालू की हुई थी तो 5 साल के लिए मिलेगा आपको। अगर नहीं है आपकी एनजीओ और एक्टिविटी नहीं चालू की तो 3 साल के लिए मिलेगा। और जैसे ही चालू करेंगे तो डिपार्टमेंट को आप बताइए, आपको फिर से फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा जो 5 साल के लिए वैलिड होगा। और फिर हर 5 साल आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा उसके लिए। ओके, और रहा सवाल फीस का, तो इसके लिए डिपार्टमेंट कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं करता, ये फ्री ऑफ सर्विस है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर 12B में रजिस्ट्रेशन करना है इस या फिर 80G में करना है तो सारा काम आप खुद कर सकते हैं, किसी को कंसल्टेंट को हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए कोई भी डिपार्टमेंट की फ़ीस नहीं है, टोटली फ्री है। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है आज मेरे इस वीडियो में मैंने सारा आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई कहीं भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।